नमस्कार बच्चों, सभी फर्स्ट ईयर की क्लास में स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं महमूद गोरी के भारत पर आक्रमण के प्रभाव। उसके आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। महमूद गोरी के आक्रमण तूफान की भांति सिद्ध न हुए। उसने भारत में जमकर हमले किए और वह जब भारत से लौटा तो उस अपने जो जीते हुए प्रदेश थे उनके संबंध में किसी प्रकार की कोई भी प्रबंध या व्यवस्था करके अपने आदमियों के अधीन उस करके जाता था। मतलब उसने प्रदेशों को यूँ नहीं छोड़ा, उन प्रदेशों के ऊपर अपने किसी न किसी व्यक्ति को वो छोड़कर जाता था। इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसके आक्रमणों के प्रभाव भी भारत पर चिरस्थायी होते। हमें उसके आक्रमणों के भारत पर जो प्रभाव पड़े उनके बारे में देखते हैं। राजनीतिक प्रभाव। फर्स्ट था धर्म प्रधान राज्य की स्थापना। सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूरी खिलाफत के अधीन थी। इस कारण दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों को खलीफा के अधीन रहकर धर्म प्रधान राज्य की स्थापना करनी पड़ी। 1206 के उपरांत भारत में इस्लाम प्रधान राज्यों की स्थापना करनी पड़ी। इस्लाम के अलावा अन्य धर्म दिल्ली के सुल्तानों द्वारा नफरत की निगाह से देखे जाने लगे। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को राजकीय पद प्राप्त होते थे। सच्चे अर्थ में राज्य के नागरिक मुसलमान ही माने जाने लगे। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों की मान्यता है कि धर्म प्रधान राज्यों की स्थापना के पीछे धार्मिक भावना इतनी प्रबल नहीं थी जितनी कि राजनीतिक भावना थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा प्रभुत्व दिया जाता था। सेकंड था शक्तिशाली व्यक्ति ही सुल्तान बनता था। कुरान के उत्तराधिकार के संबंध में कोई नियम निर्धारित नहीं है। कुरान किसी प्रकार के उत्तराधिकार से संबंधित कोई नियम की व्याख्या नहीं करता है। इस्लाम के सिद्धांत में निर्वाचन प्रणाली की भी व्यवस्था नहीं है। अतः 1226 से 1857 तक मुसलमानों का राज भारत में रहा। इसमें गद्दी के लिए निरंतर संघर्ष ही होते रहे। केवल तलवार की शक्ति ही उत्तराधिकार का निर्णय करती थी। जिसके तलवार में जितनी ताकत होती थी वही व्यक्ति गद्दी हथिया लेता था। नेक्स्ट है प्रशासन में गुलामों का प्रभुत्व। तुर्कों में गुलाम प्रथा बड़ी प्रबल थी। प्रत्येक अमीर व सुल्तान गुलाम रखना अपने गौरव का प्रतीक समझता था, परंतु वे गुलाम अपने स्वामी को प्रसन्न करके उच्च पद भी प्राप्त कर सकते थे। भारत का प्रथम तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। वह गोरी का खरीदा हुआ गुलाम था। दूसरा मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। इसी प्रकार स्पष्ट है कि मध्यकाल के पूर्वार्ध में गुलामों का प्रशासन में बड़ा महत्व रहा। मिराज उल सिराज ने अपनी पुस्तक तबाके नासरी, ये बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मिराज उल सिराज ने किस पुस्तक की रचना करी थी। तबाके नासरी तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में ये सिद्ध किया है कि राजकीय समस्त महत्वपूर्ण पदों पर तुर्क अधिकारियों का ही एकाधिकार था। ये सब तथाकथित गुलाम वंश के ही थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में 40 गुलामों की संस्था विख्यात थी। बलबन भी इसी दल का एक सदस्य था जो आगे चलकर प्रधानमंत्री व दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट है सामंतवाद का ह्रास। मुसलमानों के भारत आने से पहले राजपूत नरेशों के यहाँ सामंतवाद प्रबल रूप में विद्यमान था। सामंत राजपूतों व शासक घराने के ही हो यह आवश्यक नहीं था। इनमें सामान्य लोग व नीच जाति के भी लोग होते थे। राजपूत नरेशों को इन सामंतों पर बहुत कुछ निर्भरता रहती थी, परंतु मुसलमानों ने सत्ता में आते ही
राजपूत काल के सामंतों को समाप्त कर दिया। इस नीति के परिणाम यह निकला कि राजपूत सामंत नहीं रहे और सामंतवाद का भी अंत प्रारंभ हो गया। 5वां पॉइंट था आपके अक्ता प्रथा का प्रचलन। विजेता मुसलमान इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि राजपूतों की पराजय का कारण उत्तर भारत का छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होना था। अतः इल्तुतमिश और बलबन ने छोटे राज्यों को समाप्त कर अपना सुदृढ़ केंद्रीय शासन स्थापित किया, परंतु उस समय मुस्लिम साम्राज्य का मूल आधार सेना थी। इस कारण मुस्लिम सुल्तानों ने अपने विशाल राज्य को विभिन्न क्षेत्रों यानी अख्ताओं, क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, अख्तों में विभक्त कर उन्हें सैनिक अधिकारियों को सौंप दिया। इन सैनिक अधिकारियों का कार्य वहाँ कानून व व्यवस्था भी बनाए रखना था। इन सैनिक अधिकारियों का एक अख्ता से दूसरी अख्ता में हस्तांतरण भी हो सकता था, परंतु प्रत्येक अख्तादार सुल्तान का आज्ञा पालक होता था। यदि वह स्वतंत्र होने का प्रयास करता तो वह दंड का भागी होता था। मतलब कि पहले जो जागीरें परमानेंट दी जाती थी, स्थायी रूप से दी जाती थी, उसको बदलकर इन्होंने अख्ताओं के रूप में कर दिया और उस अख्तादार का, उस सैनिक अधिकारी का एक अख्ता से दूसरी अख्ता में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था ताकि वो वहाँ पर अपना स्वतंत्र होने का प्रयास नहीं कर पाता था। नेक्स्ट है शासन का केंद्रीयकरण होना। सतलत का प्रशासन फारसी परंपराओं पर आधारित था, अतः राज्य का स्वामी केवल सुल्तान ही होता था। राज्य का शासन पूर्णतः उसके हाथों में केंद्रीभूत होता था। राज्य का वह सर्वोच्च होता था। मंत्रियों व अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति वह स्वयं करता था। वे सुल्तान के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। सैनिक अधिकारी उसी के द्वारा नियुक्त होते थे। अख्तादार भी उसी के द्वारा नियुक्त होते थे। उसकी इच्छा ही कानून होती थी, उसके निर्णय अंतिम होते थे। वे केवल कुरान की शरीयतों से ही पाबंद होते थे। परंतु ये राजनीतिक परिवर्तन केवल नगरों को ही प्रभावित कर सके थे। ग्रामीण प्रशासन में उनसे अप्रभावित रहा। जो मुसलमान भारत आए उन्होंने आरंभ में संबंध केवल नगरों से ही रखा, क्योंकि वे केवल शहरी योद्धा थे। संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के भारत में आने से केंद्रीय राजस्व व्यवस्था प्रचलित हुई और राजपूत सामंतों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसके बाद देखते हैं कि महमूद गोरी का अंत कैसे हुआ या उसकी मृत्यु कैसे हुई। 1203 ईस्वी में महमूद गोरी के भाई गयासुद्दीन महमूद गोर का देहांत हो गया। भ्राता की मृत्यु हो जाने पर वह गजनी व गोर दोनों राज्यों का स्वतंत्र शासक बन गया था। भारत की विजयों ने उसे पहले ही साम्राज्यवादी बना दिया था। भाई के मरने पर उसने मध्य एशिया में अपना साम्राज्य और बढ़ाना चाहा। अतः 1204 में उसने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया, परंतु वहाँ के शासक अलाउद्दीन महमूद से वह परास्त हो गया। यहाँ से वह बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर गजनी पहुँचा। यह पराजय उसके पतन का कारण बन गई। उसके बाद वह अपने विशाल साम्राज्य को कायम नहीं रख सका। उसकी इस पराजय से उसके साम्राज्य में चारों तरफ विद्रोह होने लगे। भारत में मुल्तान उसके हाथों से निकल गया और उसका अधिकारी अकबक वहाँ का स्वामी बन बैठा। मुल्तान का निकल जाना महमूद की निर्बलता व स्पष्ट प्रतीक था। उसकी इस निर्बलता से खोखर और भी अधिक उत्तेजित हो गए और वे विद्रोह करने लगे। उसके विद्रोह को दबाने के लिए महमूद गोरी पुनः भारत आया। नवंबर 1205 ईस्वी में उसको परास्त कर जब वह भारत से गजनी लौट रहा था तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमदयक नामक, इसका नाम याद रखना बेटा, 15 मार्च 1206 ईस्वी को
दमदयक नामक स्थान पर जब वह नमाज पढ़ रहा था तो उसके शत्रु ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसका वध करने वाले कौन थे ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। कुछ इतिहासकार उन्हें खोखर लोग बताते हैं जबकि अन्य इतिहासकार उन्हें शिया मुसलमान बताते हैं। इस प्रकार से महमूद गोरी का अंत हो गया। धन्यवाद।